एक्शन पैक्ड ट्रेडिंग दिन की शुरुआत है। थोड़े संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। क्या इन संकेतों के दम पर क्या आज बाजार एक रीबाउंड दिखा सकते हैं? इसी पर रहेगा हमारा फोकस। नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार और मैं हूं नेहा आनंद। और जैसे कि दीप ने भी मेंशन किया ट्रेडर्स डायरी खत्म होने के बाद कि टेंटेटिव ट्यूसडे रह सकता है, तो ऑफ कोर्स हम यही समझने की और आपके लिए गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कहां पर कमाई के मौके मिल रहे हैं। तो दीप, आज के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे? कच्चा तेल है नीचे या रादर रेंज बाउंड है। अमेरिकी बाजारों में कल कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं था, लेकिन आज भी खराब संकेत नहीं है। कहां रखे नजर? जैसा आप कह रहे हैं, जैसे मूड माहौल उतना खराब नहीं है जितना कल 4 दिन के वीकेंड के बाद हमने आते हुए देखा था। जो मंडे ब्लूज थे कल के बाजार के, वो तो आज के लिए मिसिंग है। हाँ, थोड़ी सुस्ती अभी भी छाई हुई है। ग्लोबल बाजारों में हल्की सुस्ती है, पर अच्छी बात है कि एटलीस्ट निचले स्तरों से थोड़ा सुधर कर अमेरिकी बाजार लगभग सपाट ही बंद हुए हैं, तो उतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी। इसके साथ ही कच्चा तेल ये भी दायरे में ही है। $113 पर कल सुबह भी था, आज सुबह भी वहीं पर है, तो वहां से कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। हाँ, सोने पर रखिए नजर, क्योंकि यहाँ पर $2000 का स्तर इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने ने छुआ है। हमारे बाजारों में भी कल भारी खरीदारी आपने आती हुई देखी है, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट है। नतीजों का सीजन है, धीरे धीरे करके नतीजे आ रहे हैं। माइंडट्री के नतीजों पर आज बाजार रिएक्ट करेगा। साथ ही एसीसी और एल&टी इन्फोटेक, इन दोनों के नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं। और जुबिलेंट फूड पर रखिए नजर, कल इस पर खरीदारी थी। जो इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसकी आज रिकॉर्ड डेट है। वायदा में भी इसका एडजस्टमेंट होने वाला है। लॉट साइज अब बढ़ जाएगा क्योंकि स्टॉक 5 भागों में स्प्लिट हो रहा है, तो इसलिए लॉट साइज बढ़ने वाला है, स्टॉक का दाम नीचे जाने वाला है। दोनों के लिए आप एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहिए। आज बाजार खुलने पर ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्यूज है वैसे नेहा, अगर देखें बाजार के लिए। थोड़ा एक बार जरा बात करें, ये जो ग्लोबल मार्केट में एक्शन है, एटलीस्ट आज वैसी खराब माहौल नहीं है, बट सुस्ती तो अभी भी छाई हुई है। हाँ, इनफैक्ट ये हम एफआईआई डीआईआई का भी आज आंकड़ा जो हमने पावर ब्रेकफास्ट में दिखाया था, एफआईआईज की बिकवाली थोड़ा सा यहाँ चिंता का सबब बनी हुई है। एंड देखा जाए तो सिर्फ हमारे मार्केट्स में ही नहीं, दुनिया भर के बाजारों में इन्फ्लेशन का खतरा, यूएस को लेकर लगातार रिसेशनरी फियर्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हो। यही कारण जो आपने मेंशन किया ना, सोना $2000 चला गया, यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते सेफ हेवन अपील मिली हुई है। और डॉलर इंडेक्स ये इंटरेस्टिंगली 101 पर चला गया। मार्च 2020 के बाद हम वो लेवल्स बनते हुए देख रहे हैं। तो देखा जाए तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन एज यू राइटली पॉइंटेड कि हमारा तो नतीजों का सीजन चल रहा है, तो उस पर हम नजर रखेंगे। और आईटी नंबर्स खासतौर से फोकस में है। एब्सोल्युटली, आईटी नंबर्स फोकस में रहेंगे। मर्जर की बात का तो खंडन किया है वैसे माइंडट्री ने। आज एल&टी इन्फोटेक के भी नतीजे आएंगे, देखते हैं इनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। बट बेसिक बात यही है नेहा, जो आप हाईलाइट कर रही थी। एक तो जो एफआईएस की बिकवाली का ट्रेंड आया है, इससे पहले 3 दिनों में हमने 4500 करोड़ की बिकवाली दी थी। कल सिर्फ 6000 करोड़ से ज्यादा का आपने आंकड़ा आते हुए दिखा। तो पिछले कुछ दिनों का हाईएस्ट सेलिंग फिगर आते हुए दिखा है। और वो ऐसे दिन जहां आपने कोई ऐसी बड़ी प्लान्ड ब्लॉक डील या फिर स्टेक सेल नहीं देखा था। ज्यादातर बिकवाली 2 शेयर्स में ही हुई है, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। एफआई फेवरेट हैं काउंटर्स। अगर आप कल का डिलीवरी डेटा देखें तो 61% की डिलीवरी आपने इन्फोसिस में देखी है, एचडीएफसी बैंक में 71% की डिलीवरी आपने आती हुई देखी है। यानी कि लगभग 3000 करोड़ के डिलीवरी सौदे हुए हैं जहां तक इन्फोसिस का सवाल है। 2200 करोड़ के डिलीवरी सौदे हुए हैं जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है। अगर आप एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को जोड़ लें तो लगभग 3700 करोड़ रुपए की डिलीवरी हुई है। यानी कि इन 3 शेयर्स में ही सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आप ये आंकड़ा देख रहे हैं। ऑब्वियसली सेलर्स हैं तो उसके सामने बायर्स भी हैं। थोड़े डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी भी हुई है। डीआईएस का अगर आप देखें तो काफी मजबूत आंकड़ा आया है, बट अगर 6000 करोड़ से ज्यादा की एफआईएस की बिकवाली हो तो फिर डीआईएस का कितना ही मजबूत आंकड़ा क्यों ना हो, बाजार को संभालने में उसका इतना सक्सेसफुल एक्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं खरीदारी हुई है फंड्स की तरफ से, बट बड़े फंड्स की तरफ से कल बिकवाली भी हुई है इन काउंटर्स में, और इसलिए आपने ये गिरावट आती हुई देखी। अब तक की 10वीं सबसे बड़ी गिरावट इन्फोसिस की आपने आती हुई देखी। यानी कि जो कोरोना काल में हमने फिगर्स देखे थे, 9-9.5% की गिरावट आई थी जब लोअर सर्किट लगा था 2 बार कोरोना सेल ऑफ में। उसके बाद से सबसे बड़ा सेल ऑफ कल आपने इन्फोसिस में आते हुए देखा है। हालांकि इंट्राडे में 9-9.5% गया था, वहां से फिर थोड़ा सुधर कर 7.5% नीचे बंद हुआ, बट परेशानी यहां पर बनी हुई है। तो थोड़ा इंपैक्ट इसका आप बाजार पर देख रहे हैं, इसलिए ये सेल फिगर आते हुए देखा है। बट हाँ, मूड इस खराब हुआ है क्योंकि आप एफआईएस की तरफ से कैश में लगातार बिकवाली देख रहे हैं, और साथ ही इंडेक्स पर भी शॉर्ट पोजीशंस एफआईएस की बन रही हैं। अब थोड़ा ओवरसोल्ड लेवल पर आ गए हैं बाजार। कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही क्लोज हुए। आज क्या यहां से रिबाउंड आता है या नहीं, ये देखना जरूरी होगा। तो थोड़ी देर में जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी करेंगे इस पर चर्चा। अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी जानना है कि किस तरह का मार्केट सेटअप आज हमें समझना चाहिए। बिल्कुल।
काफी सारा एक्शन आज होने वाला है, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक कमोडिटीज पर आप कह रही थी, एग्री कमोडिटीज में भी कुछ एक्शन? हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पर बात करी थी। इनफैक्ट मैं तो पहले आपसे एसीसी पर चेक लेना चाह रही थी, क्योंकि आज जब अरमान ने भी इस पर प्रीव्यू चेक दिया था तो कहा था कि मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है, गिवन द फैक्ट कि रॉ मटेरियल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और कमिंग बैक टू एग्री कमोडिटीज, वहां पर हमने देखा है कि आप गेहूं देख लें, मक्का देख लें, ये मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर रही हूँ, खाने के तेल देख लें, तिलहन देख लें, यहाँ सब में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी लौटते हुए देखिए एक बड़ा फैक्टर तो दीप यहाँ पर कच्चे तेल का है, क्योंकि ये सारी कमोडिटीज बायोडीजल की तरह काम करती हैं। तो जब जब आप कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे या सिग्नल्स ऐसे देखेंगे कि मजबूती आ रही है, तब जितनी भी बायोडीजल रिलेटेड ये कमोडिटीज हैं, फिर चाहे आप खाने के तेल देख लें, आप पाम तेल देख लें, सोया तेल देख लें, मक्का देख लें। इंटरेस्टिंगली मक्का सिर्फ फीड स्टॉक में ही इस्तेमाल नहीं होता है, इसका इस्तेमाल एज अ कॉर्न बायोडीजल भी होता है, और सोयाबीन का भी बिल्कुल इसी तरह का रिक्वायरमेंट है। तो इन सब के मद्देनजर एंड हम रशिया यूक्रेन को नहीं भूल सकते, क्योंकि ब्लैक सी रीजन से अभी भी जो शिपमेंट्स हैं उनको लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और ये एक मेजर बेल्ट है। और यही कारण है कि हमने गेहूं की कीमतों को चढ़ते देखा, मक्का जैसे कि मैं कह रही थी $8 प्रति बुशेल डिकेड में वो फिगर देखने को मिला। मक्के की कोई बात भी नहीं करता था। तो एफएमसीजी में इसका इम्पैक्ट हमें एफएमसीजी में इम्पैक्ट होगा। खाने के तेल एक बार फिर से स्ट्रेंथन हो रहे हैं। पाम तेल आ गया था 6000 रिंगिट के नीचे, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। इनफैक्ट इसी महीने की अगर बात करें तो 13-14% उसकी कीमतें राइज हो गई। 1000 रिंगिट की स्ट्रेंथ आई है, विच मीन्स, और क्योंकि हम बड़े कंज्यूमर्स में से आते हैं और अपनी जरूरत का अधिकतर खाने का तेल हम इंपोर्ट करते हैं, और पाम तेल उसका एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, गोइंग फॉरवर्ड भी खाने के तेल अभी तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं इंपोर्ट फिगर्स, उसमें तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि सनफ्लावर ऑयल है, उसको लेके कुछ दिक्कतें आ रही, तो उसके सब्स्टिट्यूट की अब डिमांड निकल कर आई। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्फ्लेशन के फ्रंट पर तो सिर्फ कच्चे तेल पर नहीं देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये इंटरेस्टिंगली कच्चे तेल से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो नजर रखते हैं इस पर। इनफैक्ट अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। और इन्फ्लेशन की बात वैसे कल भी हम कर ही रहे थे। दो चीजें, एक तो जो 2.85% पर यूएस की बॉन्ड डील आ गई है, दूसरा कल जो बुलार्ड साहब एक बार फिर से, और सबसे इनफेमस फेड स्पीकर यही है, उन्होंने कहा 50 बेसिस पॉइंट्स तो अब हमारा बेस रेट है, यानी कि हर मीटिंग में 50, यानी कि आधे % से तो रेट्स बढ़ेंगे ही। बट कल उन्होंने ये भी संकेत दिया कि शायद 0.5% की भी अब बात हो सकती है। सर, इतना सीरियस इन्फ्लेशन डेंट, और क्या और बड़े रेट हाइक्स? अब आधा % बाजार एडजस्ट हो गया तो ये 0.5% की बात निकल आई? नहीं दीप, इन्होंने मिस द ट्रेन। ये लास्ट अप्रैल में जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई थी, और जून में जब पहली बारी 5% बढ़ी इन्फ्लेशन, जून से मार्च अगर आप देखें तो $1 ट्रिलियन का QE कर दिया। वो QE उसी टाइम जून में ही बंद हो जाना चाहिए था, और धीरे धीरे रेट्स अगर बढ़ाते तो बेटर रहता। अब क्या है, कैचअप चल रहा है। तो बुलार्ड तो एक आउटलायर है। मैं जैसे कहता हूँ, सैन फ्रांसिस्को फेड की जो हेड है मेरी डेली का जो बयान आता है वो बहुत एक्यूरेट रहता है। सितंबर, नवंबर, दिसंबर की मीटिंग्स में उनका बयान सबसे अहम था और एक्यूरेट था। तो बुलार्ड क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। 3 और 4 मई को फेड की बैठक है। हमारी उम्मीद यही है, और मार्केट का अगर आप जो CME फेड वॉच टूल हम यूज करते हैं, जो OIS स्वैप कर्व जो देखा जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50 बेसिस पॉइंट की, लगभग 75% प्रोबेबिलिटी है। तो वो भी 100% नहीं है, तो 50 बेसिस पॉइंट लगता है कि होगा। उससे अहम बात जो होगी, जो उन्होंने फेड के मिनट्स जो मार्च में निकल के आए दीप, उसमें बोला गया था कि जो बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, जिसको QT कहते हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, मतलब कि पॉलिसी को आप सख्त बना रहे हैं, वो $95 बिलियन प्रति माह का, हर महीने का वो शुरू करने वाले हैं जून से। तो मई में हो सकता है उसका ऐलान कर दिया जाए। उसका क्या अहमियत है कि $1 ट्रिलियन हर साल आपका बैलेंस शीट कम हो जाएगा। जो बैलेंस शीट 4 ट्रिलियन होता था 2008 में, या 2019 के एंड में भी $4 ट्रिलियन का जो बैलेंस शीट था, वो 9 ट्रिलियन आ गया। तो ये पैसा मार्केट से खींचा जाएगा, और मार्केट में ये पैसा लगा हुआ है। अगर आप यूएस का आज के दिन में
मार्जिन आउटस्टैंडिंग देखें, स्टॉक्स का जो मार्जिन लोग करते हैं ट्रेडिंग मार्जिन बेसिस पे, वो लगभग $950 बिलियन है। तो $1 ट्रिलियन तो उस $5 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन तो स्टॉक मार्केट में मार्जिन में लगा हुआ है। $5 ट्रिलियन की यूएस की हाउस होल्ड की बैलेंस शीट एक्सपैंड हुई है पिछले 2 सालों में, तो वो हाउस होल्ड की सेविंग में वो पैसा अभी है। और आप रिसेंट जो रिपोर्ट आई मार्च की यूएस की पेमेंट्स सिस्टम और यूएस के क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पे, वो दिखा रही है कि 6 से 7% साल दर साल बढ़ोतरी थी, पेमेंट में 12% बढ़ोतरी थी। तो इकोनॉमी को दमदार बनाने में यूएस कंज्यूमर का बहुत बड़ा हाथ है। यूएस कंज्यूमर की बैलेंस शीट पे फेड का पैसा गया हुआ है, जो नोट छपे वो लोगों की जेब में गए और उन्होंने उसको सेव किया, वही स्पेंड करके इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। और ये पैसा जब निकाला जाएगा तब थोड़ी मार्केट में दिक्कत आ सकती है, यही मार्केट सोच के बैठा है। बट जैसे आपने कहा ज्यादातर बचा लिया गया है 50 बेसिस पॉइंट। बुलार्ड का क्या कहना है कि तेजी से आप न्यूट्रल रेट पे आए, न्यूट्रल रेट लगभग 2.5% पे है, अभी आप 0.25 से 0.5 के बीच में है। तो कह रहे हैं कि जल्दी से न्यूट्रल और उसके बाद न्यूट्रल से आगे बढ़ जाए तो अच्छा है। बट पिछली बारी भी देखें, पिछली 2 मीटिंग्स में देखें, बुलार्ड एक्यूरेट नहीं रहे। बुलार्ड ज्यादा हॉकिश एक स्टांस लेते हैं आउटलायर की तरह, बट और 18 वोट हैं और मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट जो मार्केट ने बचाया हुआ है वही आएगा 4 तारीख को। ओके जी। बग्गा सर, मेरा जो अगला सवाल है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। पहला तो ये कि हम एफआईआईज की तरफ से भारी बिकवाली देख रहे हैं और कल का आंकड़ा देख लें तो वो 6000 करोड़ के फिगर को पार कर गया है। दूसरी तरफ बहुत तेजी से आप भी शायद नोट कर रहे होंगे कि हम 101 डॉलर इंडेक्स है वो 101 की तरफ बढ़ रहा है, मार्च 2020 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स हैं। सर, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? हमारे मार्केट्स के लिए इम्पैक्ट, कैसी तैयारी हो? जी बिल्कुल नेहा, अगर आप देखें डॉलर का स्ट्रेंथ नेगेटिव रहता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के ग्रोथ सेक्टर के लिए डॉलर का स्ट्रेंथ बहुत सिवियरली नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। तो डॉलर बढ़ेगा तो इमर्जिंग मार्केट गिरेंगे, इमर्जिंग मार्केट में जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो ज्यादा गिरेंगे। और वही हम देख रहे हैं, पिछले 1 साल की चाल है। जब से सितंबर में फेड ने अपना पैंतरा बदला, तब से हम देख रहे हैं डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है। और मेरे अपना सोच थी कि अप्रैल तक डॉलर पीक कर जाएगा, क्योंकि वो रेट ज्यादातर आ जाएंगे। वो क्योंकि यूक्रेन हुआ, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ी, तब हमारी सोच ये थी जनवरी में कि फरवरी का इन्फ्लेशन पीक रहेगा, उसके बाद बढ़ेगा। अब हमारी सोच ये है कि अप्रैल का जो आंकड़ा है वो इन्फ्लेशन का पीक रहेगा। तो मई जून में मुझे डॉलर समतल होते दिखता है, काफी नियर टू पीक आ गया है डॉलर। बट अभी क्या है, स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ हैं वो निकल रहे हैं। जैसे आप आज सवेरे भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि भारत से ही पैसा निकल रहा है, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में से भी निकल रहा है। कहाँ जा रहा है? लैटिन अमेरिका में जरूर जा रहा है, क्योंकि वो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको नेचुरल एक हेज मिल रहा है, वहां पे थोड़ा पैसा जा रहा है। बाकी हर जगह से पैसा निकल रहा है और वापस जा रहा है डेवलप्ड मार्केट्स में। तो ये तभी टर्न होगा जब थोड़ी विजिबिलिटी आएगी कि डॉलर यहाँ पे पीक कर गया है, और फिर आप देखेंगे कैरी ट्रेड फिर से शुरू होगी, फिर से इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगना शुरू होगा। मुझे लगता है 2 या 3 महीने की बात है जब ये रिवर्सल होगा, तब तक इसको झेलना पड़ेगा। क्या इतनी तेजी से जाएगा पैसा और बाहर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 1 साल से ही आप देख रहे हैं स्पेशली भारत से पैसा निकलते हुए, तो काफी हद तक जो फ्रॉथ है वो निकल गई। पिछले साल बैंकिंग फाइनेंशियल बिके थे, इस साल हम देख रहे हैं आईटी, स्पेशली दिग्गज आईटी बेचा जा रहा है एफआईज के तरफ से। तो वो झेलना पड़ेगा, थोड़ा निकल जाएगा। वैल्यूएशन हमारे चीप नहीं है, हमारे मार्जिन कम होने वाले हैं, वो आईटी में भी देखें, बट ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में हम देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस और इन्फ्लेशन के चलते अर्निंग्स डाउनग्रेड आएंगे इस साल। तो उससे क्या है, वैल्यूएशंस और आपको ज्यादा लगते हैं। तो इस माहौल में
अभी मुझे चैलेंजेस ही दिखते हैं मार्केट में। एक बाउंस जरूर आएगा इस हफ्ते, मुझे लगता है एक बाउंस आएगा, और फिर क्योंकि मई 4 की तारीख निकट आ रही है, तो अगले हफ्ते 10 दिन में एक बाउंस आ सकता है मई 4 के जाने के करीब, अनलेस बुलेट जैसी और आवाजें आ जाएं और 0.75 की बातचीत और तेज हो जाए, जो अभी तक तो बॉन्ड मार्केट नहीं दर्शा रहा। बॉन्ड मार्केट दिखा रहा है कि स्टेबल वे में, वेल टेलीग्राफ वे में बोल के वो करेंगे ताकि मार्केट विचलित ना हो। मार्केट ने पचा लिया है कि अगले 2 या 3 फेड मीटिंग में 0.5% का इंक्रीज आने वाला है और 2.5% हो जाएगा रेट साल के अंत तक, जो न्यूट्रल रेट है यूएस इकोनॉमी के लिए, और उसके बाद वो देखेंगे। उससे बड़ा खतरा है बैलेंस शीट कम करने का। वो एक्चुअल आपकी लिक्विडिटी निकलेगी मार्केट से, वो देखना पड़ेगा जून जुलाई में क्या बिहेवियर रहता है। बट मुझे लगता है एफआई फ्लोज फिर लौटेंगे जून जुलाई तक। डॉलर पीक होगा पहले, उसके बाद एफआई फ्लोज आप देखेंगे रिटर्न होते हुए, और हमारे मार्केट्स फिर आप देख सकते हैं कि फ्लोज के बल पे थोड़ा और बढ़ेंगे। आरबीआई का रेट हाइक लगभग तय है जून जुलाई में, 0.25 का हो सकता है, तो वो भी सहारा देगा एट वन पॉइंट, क्योंकि पहले 12 महीने रेट हाइक जब आता है मार्केट्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो दर्शा रहा है कि इकोनॉमी में ओवर हीटिंग है, इसलिए सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी में ओवर हीटिंग है तो कंपनियां अच्छा करेंगी। इस बारी क्या है कि 30 साल 40 साल की वेरी हाई इन्फ्लेशन आई है, और इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टैक्स है आम आदमी पे, इसलिए सरकारों के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम हो जाता है और सेंट्रल बैंक्स पे प्रेशर बढ़ जाता है। सर, ये जो नए कोरोना केसेस आए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी मास्क मैंडेट्स वापस आ रहे हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है सेंटिमेंट पर एटलीस्ट, क्योंकि वापस रीओपनिंग अभी अभी हुई थी, हर जगह मैंडेट्स हटे थे और ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ ये वापस आ रहे हैं। जी दीप, कहना मुश्किल है क्योंकि नंबर्स तो इतने नहीं हैं अभी, और पूरे भारत में भी संक्रमण देखें तो बहुत छोटे नंबर्स हैं, अस्पताल खाली हैं, और तो जरूर ये है कि बहुत लो बेस से अब नंबर्स फिर से बढ़ना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि रीओपनिंग हुई है। स्कूलों में जिस तरह से दिल्ली में एकदम से केसेस बढ़े, क्योंकि वो अनवैक्सीनेटेड हैं, बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, तो उनमें ज्यादा केस दिखे जा रहे हैं। बट अभी तक तो कुछ इतनी बड़ी वेव आती नहीं दिखी, तो होपफुली ये ओमिक्रॉन की तरह ही एक पासिंग वेव की तरह निकल जाएगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, 180 करोड़ वैक्सीन जो भारतीयों को लगे हुए हैं, अब बूस्टर भी शुरू हो गए हैं, और 50 साल से ऊपर 18 साल के ऊपर वालों को भी कह रहे हैं कि अगर आपके 2 शॉट्स से 8 महीने 9 महीने हो गए तो आप बूस्टर लगा सकते हैं। तो वैक्सीन उपलब्ध है, उससे क्या होगा कि संक्रमण होगा भी तो बहुत माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक। अगर आप चाइना के भी नंबर देखें तो अगर 20-21 हजार शंघाई में दिन के केस आते हैं, 2000 उसमें सिम्प्टोमेटिक हैं, 19,000 एसिम्प्टोमेटिक हैं। उन्होंने कुछ 20 करोड़ लोगों को, मतलब पूरी पॉपुलेशन अगर शंघाई की 3 करोड़ है, हर एक आदमी को 6 से 7 बारी वो टेस्ट कर चुके हैं पिछले एक महीने में। तो बहुत जबरदस्त टेस्टिंग है चाइना की, इसलिए उस सब में भी 21,000 केस, जिसमें 19,000 एसिम्प्टोमेटिक हैं। और भारत में जो टेस्टिंग हुई है, जो सीक्वेंसिंग की गई है, उससे ये भी दिखा कि 99% पॉपुलेशन में ओमिक्रॉन का संक्रमण दिखा, तो आके चला गया है ऑलरेडी, लोगों को पता भी नहीं लगा, हल्का सा खांसी, हल्का सा जुकाम हुआ और वो निकल गया। ये देखना है कि उससे अब क्या इम्यूनिटी बनती है। बट मेरी निजी सोच यही है कि आपके पास एक वैक्सीन, बहुत अच्छी सक्षम वैक्सीन है, जो 180 करोड़ जिसकी डोसेस जा चुकी हैं पॉपुलेशन में। दूसरा, मौसम अच्छा है, मौसम बहुत गर्मी का मौसम आने वाला है, बरसात में देखेंगे जून से क्या होता है, बट अभी तो नहीं लग रहा कि बहुत तेजी से ये बढ़ेगा। चलिए आशा करते हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो इसका, लिमिटेड ही प्रभाव आते हुए दिखे। बगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना एक नज़रिया देने के लिए। आइए, टेक्निकल लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? कल तो हमने देखा 17,200 के नीचे क्लोजिंग हुई, बट जो बाजार का 200 डीएमए है
ये निफ्टी डिफेंड कर पाया था। आज के लिए कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस, क्या रणनीति आपको बनानी है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, चर्चा करने के लिए तैयार है हमारे साथ MSFL के जय ठक्कर। जय, गुड मॉर्निंग। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो कल बाजार का रहा, लगभग जहां पर खुला था बाजार वहीं पर जाकर क्लोज हुआ। इंट्राडे में ऑफ कोर्स नीचे भी गया था, एक बार सपोर्ट के नीचे भी गया, बट सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग आती हुई दिखी। तो उस लिहाज से अगर एक्शन की बात करें और स्पेशली अगर इन्फोसिस, HDFC बैंक को जोड़ लें, तो फिर क्या समझना चाहिए बाजार के एक्शन से और आज के लिए क्या नजरिया बनता है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए दीप, कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लियर हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गैप डाउन देखने मिला मार्केट में, एंड एक बड़े वीकेंड के बाद इस तरह का एक गैप डाउन जो हमें देखने मिला है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के जो भी नेगेटिव था वो पहले तो फैक्टर होना था, एंड वो सारा ही कुछ फैक्टर हुआ। एंड इम्पोर्टेंटली ये देखने मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में कि 17,000 के आसपास निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया, एंड दैट वाज वेरी क्रूशियल लेवल एज फार एज दिस वीकली एक्सपायरी इज कंसर्न। अभी भी वही लेवल इंपॉर्टेंट है एज फार एज वीकली एक्सपायरी इज कंसर्न। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें और लगभग 150 से 200 पॉइंट की एक गिरावट हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो इमीडिएटली इफ यू आस्क मी, देन सपोर्ट लेवल निफ्टी के 17,000 में वो ब्रेक होते हैं तो निफ्टी दीपांशु 16,850 तक के लेवल्स दिखाएगा, और उसके नीचे तो फ्रेश मंदी अगर किसे करनी है तो या तो 17,000 ब्रेक करे तो करें, या तो ऊपर में राइज करे तो बाउंस करे तो सेल ऑन राइज की मेरी सलाह रहेगी ओवरऑल। बिकॉज दीप, कल के जो एक्शन हमें देखने मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, उसके वजह से एक ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव था, ये और कंफर्म हो गया फर्दर कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, नेगेटिव ही है। एंड जब तक उसमें भी क्लियर कट रिवर्सल हमें देखने नहीं मिलता, traders should utilize the rise or a bounce as a selling opportunity. जय, इस पे क्या रिकमेंडेशन होगी? इसमें भी सेल ऑन राइज या कुछ कन्विक्शन है इसमें खरीद का? नेहा, आपने बैंक निफ्टी का सवाल पूछा? जी, बैंक निफ्टी। जी बिल्कुल बैंक निफ्टी पर भी नेहा मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज ही रहेगा। अभी बैंक निफ्टी का आपको मैं क्रूशियल अगर लेवल्स बताऊं नेहा, सो नीचे की तरफ 37,000, 37,200, 37,400, अगर आप ऊपर से चले तो 37,400, फिर 37,200 और 37,000, ये एक उसके ऊपर की तरफ एक क्लियर रेजिस्टेंस लेवल लेंगे, और फाइनल जो रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का वो 38,000 है। अब जब तक 38,000 के लेवल्स ऊपर की तरफ नहीं निकलते नेहा, तब तक बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने नहीं मिलेगा, यानी कि ट्रेंड तब तक डाउन रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 38,000 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं ट्रेडर्स को, पोजिशनल फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं, तेजी आप उसके ऊपर क्लियर कर देखने मिलेगी। फेलिंग टू डू सो, जब तक वो नहीं होता तब तक न्याय मेरा ये मानना है कि 36,400 करीब कल के लोग के आसपास ही एक पहला सपोर्ट लेवल बनेगा, देयरआफ्टर 36,200 और 36,000, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। सो इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी या तो बाइंग रेंज रहेगी वो 36,000 से 36,200 की रहेगी। यहाँ पे आता है तो आप खरीदे एंड बाय ऑन डिप्स करें, एंड अगर ऊपर में बाउंस आता है तो करीब करीब मैं कहूंगा कि 37,200 के आसपास आता है, तो यहाँ पे बिकवाली करिए आप। तो सेल ऑन राइज करिए एंड बाय ऑन डिप्स करिए। यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेड लेना वन साइडेड, तो फिर पोजिशनली शॉर्ट साइड पर ही लेना है। जब तक 38,000 के लेवल्स नहीं निकले तब तक ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। जैसे निफ्टी पे मैंने कहा, निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे ही निकलते 17,600 पे, 17,600 के लेवल्स के ऊपर जब तक नहीं रहेगा डाउन ट्रेंड मानना चाहिए इंडेक्स में, यानी कि सपोर्ट लेवल्स के आसपास आप खरीद सकते हैं बाउंस के लिए, ट्रेडिंग बाउंस के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो सेल ऑन राइज। कहां से बाउंस आ सकता है जय, क्योंकि अब तो पीसीआर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ रहा है जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सवाल है। तो आज भी अगर थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजार फिर से फिसलते हुए दिखते हैं या सेलिंग आती है, तो कौन से लेवल पर ऐसा सपोर्ट रहेगा जहां से एक नियर टर्म बाउंस प्ले के लिए आप तैयार हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा दीपांशु आपने कि पीसीआर दोनों इंडाइसेस में काफी ओवरसोल्ड है, हम अगर ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू देखें। बट ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो एफआईएस के डेटा अगर देखें तो कंटिन्यूसली कैश मार्केट में भी वो लोग काफी दिनों से सेलिंग ही देखने मिल रही है हमें वहां पे दीपांशु कंटिन्यूसली। एंड सेकेंडली कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो हिसाब से हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग हमें क्लियरली देखने मिलती है फ्रॉम द पीसीआर, ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट दबाव में रहेगा, बाउंस जरूर आ सकता है। एंड वो जो इंपॉर्टेंस लेवल्स रहेंगे निफ्टी में इमीडिएटली वो है 17,000, एंड ये वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं दीपांशु आपको बताऊं तो 16,850 है।
आई डोंट थिंक कि ये वीकली एक्सपायरी 16,850 के नीचे हमें देखने मिलेगी, बट ओवरऑल मे बी मंथली एक्सपायरी जो रहेगी नेक्स्ट वीक, उसमें हमें वो लेवल्स ब्रेक होते हुए देखने मिलेंगे। सो ये वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो पहला सपोर्ट तो रहेगा 17,000 के आसपास जो कल के लो से थे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल दिपांशु, एंड उसके आसपास आता है तो आप खरीदी करिए एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए। वो ब्रेक होता है 16,950 के आसपास अगर ब्रेक होता है तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाए, बिकॉज उसके नीचे आपको 16,850 तक के लेवल निकलेंगे। सो नेक्स्ट बाइंग लेवल फिर निकलेगा 16,850। तो 17,000 शुड बी फर्स्ट बाइंग रेंज एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए, विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,950। 50 पॉइंट का एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगा के वहां पे आप तेजी कर सकते हैं, और अगर वो ब्रेक होता है तो 16,800 पे फिर से आप इनिशिएट करिए, वो एक फाइनल सपोर्ट रहेगा फॉर दिस वीकली एक्सपायरी। तो ट्रेडिंग बाउंस यदि वो कहां तक आ सकता है, तो ऊपर में 17,300 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,300 से लेकर 325 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो अगर थोड़ी भी हल्की डिप देखने आपको मिलती है, आपको आप खरीदते हैं, तो इस लेवल्स के आसपास अगर आता है 17,325 के आसपास अगर आता है तो वहां पे आप मुनाफा वसूल लें, बिकॉज उसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर टिकता नहीं है तो आपको फिर से वहां से बिकवाली देखने मिलेगी। अगर 17,325 को पार कर देता है एंड अगर वहां पर थोड़ा समय भी टिक जाता है 15-20 मिनट, तो दीपांशु फिर वो ट्रेडिंग बाउंस जो एक्सटेंड हो जाएगा 17,400-450 की रेंज की, और निफ्टी फिर और बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि 17,300-325 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कीजिए अगर आपने बाउंड किया है तो, और उसके ऊपर अगर संभलता है 15-20 मिनट तो ही और तेजी करना 17,400-450 के आसपास। अदरवाइज जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड शॉर्ट्स भी कर सकते हैं 17,350-375 का एक स्टॉप लॉस लगा के। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज और जय, कल के एक्शन में ऑफ कोर्स ज्यादातर जो गिरावट है उसका कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का ही रहा, पर अगर आप एचडीएफसी बैंक को हटा दे तो बाकी प्राइवेट बैंक के जो दिग्गज हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी खराब नहीं थी। इनफैक्ट एक्सिस बैंक तो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ, आईसीआईसीआई इंडसइंड में भी उतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी, कोटक थोड़ा फिर भी कमजोर था। तो अगर बाकी दिग्गज प्राइवेट बैंक्स देखें तो उतना एक्शन खराब नहीं था। तो क्या ये एक सहारा बन सकता है बाजार के लिए, इवन अगर एचडीएफसी बैंक आज भी अंडर परफॉर्म करता है तो? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इनफैक्ट दीपांशु में जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, वो भी अपने सपोर्ट लेवल्स के काफी करीब आ रहा है, जो बनकर आ रहा है अभी 1350, 1360। सो 1350, 1360, 65 जो रेंज है, अगर एचडीएफसी बैंक अगर वहां पे अच्छा सपोर्ट लेता है तो मेरा ये मानना है कि हमें बाकी जो दिग्गज बैंक है प्राइवेट सेक्टर साइड पर उनके सपोर्ट से और एचडीएफसी के बाउंस के कारण हमें बैंक निफ्टी में उछाल डेफिनेटली देखने मिल सकता है। बट ये दीपांशु मैं जरूर कहूंगा कि दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, खासकर एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा तेज लग रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया मोमेंटम है, और कोटक बैंक अभी भी कंफर्म नहीं कर रहा है। सो आईसीआईसीआई एंड एक्सिस आर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स व्हिच आर लीडिंग, and Kotak I would say is almost in the lines of HDFC Bank, although इतना वीक नहीं है, पर वहाँ पे स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है। तो वहाँ पे मिक्स्ड रुझान है। दीपांशु में कहूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस और आईसीआईसीआई में क्लियर कट तेजी देखने मिल रही है और ट्रेंड पॉजिटिव है वहाँ पे बिल्कुल, एंड कोटक और एचडीएफसी बैंक में ट्रेंड नेगेटिव है। यानी कि सिमिलरली लाइक दैट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एक ट्रेडिंग रेंज में ही दीपांशु रहेगा। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है 37,400 ये जो रेंज है वो बहुत ही क्लियर कट एक रेजिस्टेंस प्रूव करेगी, वहां तक आपको उछाल देखने मिल सकता है। अल्टीमेट तेजी तो आपको 38,000 के ऊपर ही देखने मिलेगी, एंड ऑन द फ्लिप साइड नीचे में 36,000 के आसपास दीपांशु पहला एक सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी का, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट भी बनेगा बैंक निफ्टी का 36,200 के रेंज में। आई थिंक वहां तक अगर आता है तो आप खरीदे। ऊपर में अगर आपको 37,200, 37,300, 400 के आसपास अगर आता है तो वहां पे आप मुनाफा वसूलें। ट्रेडिंग रेंज रहेगी दीपांशु फॉर दिस वीक, आई थिंक 37,200, 400 क्लियर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ट्रेड करे तो ये आपको फर्दर मोमेंटम देखने मिलेगा। अदरवाइज वहां से प्रॉफिट बुक कर ले एंड वहां से रिवर्सल भी देखने मिलेगा। एंड ऑन द डाउन साइड दीपांशु 36,000 से 36,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो 1200 से 1400 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में, और जहां तक निफ्टी का सवाल है तो 16,850 से लेकर 17,450 लगभग ये 600 पॉइंट की रेंज ये वीकली एक्सपायरी करेगी नेक्स्ट 3 डेज में। आई थिंक बोथ द इंडाइसेस शुड ट्रेड विद इन दिस रेंज। सो ये 1400 पॉइंट और 600 पॉइंट की रेंज में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप लो लेवल्स पर खरीदे और हाई लेवल्स पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें, या तो एक कॉन्ट्रा बेट दैट इज मे बी नॉट कॉन्ट्रा, मे बी आई वुड से रेदर ट्रेंड के साथ ही आप सेलिंग बेट भी ले सकते हैं हाई लेवल्स पे। दिस इज हाउ आई थिंक पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है आज के दिन भी, और इट कैन कंटिन्यू फॉर दिस वीक एज वेल।
ओके, पॉइंट टेकन जय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए ना सिर्फ आज के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से अहम सपोर्ट लेवल है, कौन कौन से रेजिस्टेंस है, ब्रॉडर रेंज कौन सी है जिसमें आपको बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज का मौका मिल सकता है, मुनाफा वसूल करने का मौका मिल सकता है, बल्कि ये भी बताने के लिए कि वीकली एक्सपायरी से पहले किस प्रकार की ट्रेडिंग रेंज आपको देखने को मिलेगी और कहां आपको कमाई का बेहतरीन मौका इन दोनों ही महत्वपूर्ण इंडाइसेस में मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी पूरी रिसर्च टीम है तैयार, मेरे साथ हैं कुशल, वरुण, अरमान और आशीष बताने के लिए आज के ट्रिगर्स, नतीजों पर होगी नजर एंड ऑफ कोर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कहती है। तो गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, सबसे पहले कुशल आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए क्या ट्रिगर्स हैं आज के लिए एंड ऑफ कोर्स नंबर्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो आईटी के नंबर्स आए हैं, उसमें माइंड ट्री का नंबर्स को तो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आज की जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, जो नंबर्स आने वाले हैं एफ स्पेस से एसीसी और एलटीआई, यहां पर फोकस रखिए। पोस्ट मार्केट इनके नंबर्स एक्सपेक्टेड है। कैश मार्केट से मास्टेक, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और पीसीबीएल भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही ओरिएंट ग्रीन पावर, यहां पर राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और साथ ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 12:30 बजे मीटिंग बुलाई है। मौजूदा जो पावर क्राइसिस होता हुआ दिख रहा है उसको लेकर, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के निर्णय निकल कर आते हैं। 10% से 5% प्राइस बैंड चेंज हो गया है सिनेलाइन इंडिया का। साथ ही कुछ एक काउंटर्स एक्स डेट ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, जिसमें जुबिलेंट फूड स्टॉक स्प्लिट यहां पर 10:2 के रेशियो में जो अनाउंस किया गया था वहां पर ये एक्स डेट ट्रेड करेगा आज के लिए। और एफ&ओ का लॉट साइज भी आज एडजस्ट होगा प्राइस के साथ साथ। नया लॉट साइज 625 का रहेगा, पुराना 125 का था। आईडीएफसी लिमिटेड ₹1 प्रति शेयर के जो अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था वो भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। और माइंड ट्री की जिसकी मैं बात कर रहा था, नंबर्स इनलाइन आते हुए दिखे हैं। डॉलर आए लगभग 4.8% बढ़कर 38.38 करोड़ डॉलर्स पर आती हुई दिखी। हमारा अनुमान 38.5 का था, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 19.2% से घटकर 18.9% पर आई है, 18.7% का अनुमान था। और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 473 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान 438 करोड़ रुपए का था। तो मुनाफे के लिहाज से थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आती हुई यहाँ पर दिख रही है। ₹27 प्रति शेयर के अंतरिम जो डिविडेंड है उसका ऐलान किया है। तो ओवरऑल नंबर्स एज पर एस्टिमेट्स आए हैं माइंड ट्री के। ओके, नंबर्स अनुमान मुताबिक ही रहे माइंड ट्री के। मर्जर की बात चल रही है वरुण, माइंड ट्री एल&टी इन्फोटेक, इस पर कुछ क्लैरिटी है? आज तो एल&टी इन्फोटेक के भी नंबर्स आने वाले। डेफिनेटली, तो दीप ने खंडन कर दिया। इन्होंने बोला कि स्पेकुलेटिव न्यूज़ है और हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो ये स्टेटमेंट कल एल&टी इन्फोटेक के थ्रू निकल के आया है। लेट्स सी और क्या अपडेट होता है। हाँ, ये माइंड ट्री का है एल&टी इन्फोटेक। ओके, हाँ, उन्हीं का दोनों की तरफ से है। तो बेसिकली यही है। दूसरा स्टॉक जो आज फोकस में होना चाहिए वो है आइनस टायर रिवोल्यूशन, क्योंकि प्रोमोटर्स ओएफएस के जरिए करीब 25,32,000 शेयर जो है वो बेच रहे हैं। करीब 14.4% के आसपास की हिस्सेदारी जो बेच रहे हैं वो 19 to 28, तो आज और कल ओएफएस खुला रहेगा। 800 रुपये का फ्लोर प्राइस है और अतिरिक्त 9.6% हिस्सा जो है वो भी बेचने का विकल्प इन्होंने रखा है। फिलहाल करीब 75% के आसपास की हिस्सेदारी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 26 अप्रैल को नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर और डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। तो यह स्टॉक आज फोकस में रहेगा। वेरॉक इंजीनियरिंग, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कंपनी अपने लाइटिंग का कारोबार जो है उसको बेच सकती है। वेरॉक लाइटिंग सिस्टम को एंटरप्राइज वैल्यू करीब $65 करोड़ के आसपास की निकल के आ रही है। और जो रकम ये जुटाएंगे उसका इस्तेमाल कर्ज के भुगतान में करेंगे और बेसिकली इस रकम से ये कंपनी जो है वो कर्ज मुक्त हो जाएगी, ये कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। बायोकॉन ऑफशोर लोन के लिए इस कंपनी की जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, वो ऑफशोर लोन से करीब $1.2 बिलियन के आसपास जुटाने की योजना बना रही है। इसका इस्तेमाल जो है वियाट्रीज के जो बायोसिमिलर एसेट को खरीदने वाली थी उसके लिए किया जाएगा। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे राधाकृष्णन रवि को सीईओ एंड सीएफओ जो है वो नियुक्त कर दिया गया है, ये अपडेट आया है। और रेल विकास निगम और कोल इंडिया महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ करार किया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए करार जो है वो रेल विकास निगम ने किया है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काफ़ी कदम उठाने वाले हैं और उसी के लिए ये जो एमओयू है वो इन्होंने साइन किया है। चलिए, तो खबरों के दम पर इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, यहाँ पर आज खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। अरमान हमारे साथ हैं। अरमान, जरा बताइए और स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट आपकी क्या कहती है, साथ में ये भी बताइए कि कुछ बल्क डील्स ब्लॉक डील्स हुई हैं, उसकी भी डिटेल दीजिए। खबर में इंद्रप्रस्थ गैस है जिस पे ध्यान रखिएगा, जिसमें यूपी के 3 जिलों में सीजीडी गैस नेटवर्क डेवलप करेगी कंपनी और बांदा, चित्रकूट और महोबा में सीजीडी नेटवर्क ये डेवलप करे जाएंगे और पीएनजीआरबी से कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। असाई सोंगवान, जिसमें एटलस लाइफ साइंस का अधिग्रहण कर दिया गया है और ये अधिग्रहण 48 करोड़ में
78% हिस्सेदारी खरीदेगी और इस डील के जरिए कंपनी अब एपीआई के कारोबार में घुस चुकी है। अब जैसा कि बल्क डील्स हैं जिसमें टीवीएस मोटर्स हैं, जिसमें ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने लगभग 32 लाख शेयर्स बेचे हैं, हरिओम पाइप जिसमें बाय और सेल दोनों हैं, जिसमें भाटिया सुरेश एचयूएफ हैं और सोसाइटी जनरल जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, और अगर बेचने वालों में नीरज रजनीकांत साहब हैं, सोसाइटी जनरल हैं, ईकेएल पार्क हैं, बेलग्राव इन्वेस्टमेंट्स है जिन्होंने माल बेचा है। अब एवररेडी इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान रखिएगा जिसमें एक बड़ी डील है जिसमें पूरन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 76,000 शेयर्स जो 18 अप्रैल को खरीदे हैं, और इस हिस्सेदारी खरीदने के बाद उनकी हिस्सेदारी 19.96% से बढ़कर अब 20.07% हो गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और बल्क डील्स जहां पर एक्शन बनते हुए दिखा। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या करें आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है। देखिए माइंट्री पर ब्रोकरेज हाउस के जो है नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले गोल्डमैन की रिपोर्ट आपको बताता हूं, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा काटा है। 3,825 से घटाकर 3,744 कर दिया। हालांकि 3,957 की जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि लगभग अगर आप ओवरऑल नतीजे देखें तो करीब डिमांड इनका जो अनुमान है इसके मुताबिक ही देखने को मिले। लेकिन क्योंकि मार्जिन थोड़े से अनुमान से कमज़ोर है, इसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में जो है 2 से लेकर 3% की कटौती की है। वहीं नोमेरा भी अगर आप देखें तो इनसे सहमत है, क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4,320 रुपये यानी करंट मार्केट प्राइस से जो ऊंचा लक्ष्य दिया है, और ये मान रहे कि इनके भी मुताबिक जो है नतीजे देखने को मिले। हालांकि जो रेवेन्यूज़ हैं वो थोड़े से अनुमान से बेहतर देखने को मिले। मॉर्गन स्टैनली देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, और लक्ष्य इन्होंने भी घटाया, 5,100 से घटाकर 4,450 कर दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 4,100 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा खास नजर रखिएगा प्रेस्टीज एस्टेट्स पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 480 की कल की क्लोजिंग है। ये 612 रुपये का लक्ष्य दे रहा है, और मान रहे कि FY23 मुंबई मार्केट्स में बढ़िया एक्सपेंशन का साल हो सकता है। और साथ में इनकी जो कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर भी बढ़िया ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं और ओवरवेट की राय दे रहे हैं। और आखिरी रिपोर्ट है परसिस्टेंट सिस्टम पर, यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 4,215 की जो है कल की क्लोजिंग है, ये 5,500 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो यह है आपके लिए आज की सारी दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट। ज्यादातर आईटी, मिड कैप आईटी पर ही फोकस रहने वाला है। माइंट्री ऑफ कोर्स नतीजों का भी रिएक्शन रहेगा। आइए फिर स्वागत करते हैं हमारे दमदार पैनल का और लेते हैं उनसे उनकी पिक ऑफ द डे। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, किरण जी, अविनाश जी और साथ ही सिमी जी भी हमारे साथ हैं तैयार। सिमी जी, आपसे करेंगे शुरुआत। गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मेरा पिक ऑफ द डे होगा नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 में टेक्निकली देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट कल का सेशन में आया था और वॉल्यूम के साथ आया था। लगातार 4-5 दिनों से जो भी करेक्शन इसमें देखने को मिला था, कल पूरा 4-5 दिनों का जो वीकनेस था वो नेगेटिव करके प्राइस एक्शन बहुत अच्छा एक्टिविटी था, और एकदम एक मुझे लगता है कि इसमें एक नया हाई बनने वाला है। मेरा मिनिमम टारगेट जो होगा दीपांशु, वो करंट लेवल से मैं 10% टारगेट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 112 से 115 का मिनिमम टारगेट है, जो इसका रिसेंट हाई है। यही मेरा आज के दिन का टारगेट है। 10% का अपसाइड मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई डिलीवरी उठाना चाहता है तो मुझे लगता है कि 130 से 140 तक का रैली भी इसमें पॉसिबल है। मतलब 30 से 40% रैली में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि नियर टर्म 1 महीने में आ सकता है। डिलीवरी पोजीशन के लिए 95 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और इंट्राडे के लिए सिर्फ 99 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 112 से 115 का टारगेट होगा नेटवर्क 18 मेरा स्टॉक। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए आगे बढ़ते हैं और राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नेहा, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है सिप्ला। इसको मैंने पिछले सप्ताह भी रिकमेंड किया था। स्टॉप लॉस बार बार 998 का दे रहा हूँ। पैटर्न एक्सट्रीमली स्ट्रांग है और स्टॉक एक फायरवर्क्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो जो लोग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं उनके लिए मस्ट बाय है। 998 स्टॉप लॉस है, 1080 1080 पहला लक्ष्य है, 1100 दूसरा लक्ष्य है, और खरीदारी की राय है सिप्ला पर। ओके, सिप्ला पर रखें नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आएगा। किरण जी, मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे।
दीप वेरी गुड मॉर्निंग। नेहा जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कैश स्टॉक पे ध्यान दे रहा हूँ और मेरा पिक है आईजीपीएल, इंद्रप्रस्थ, सॉरी आईजीपीएल है, जहाँ पे क्लोज लगभग 799 का है। मेरा स्टॉप लॉस 780 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 845 850 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। आईजी पेट्रो, यहां पर आपको करनी है खरीदारी। आईजी पेट्रो, ये है किरण जी की राय। 802 पर कल की क्लोजिंग आपने इस काउंटर पर होती हुई देखी थी, खरीदारी करके चल सकते हैं। किरण जी एक बार जरा टारगेट फिर से बताएंगे सर, क्या लेवल्स निकल कर आए थे? 845 850 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए 1 से 2 दिनों में और स्टॉप लॉस रहेगा 780 का। ओके, आईजी पेट्रो 845 का टारगेट यहाँ पर बनता दिख रहा है। इवेंचुअली 850 का भी लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे, अविनाश जी हमारे साथ है। अविनाश सर गुड मॉर्निंग, बताइए सर आज आपकी पिक ऑफ द डे। नेहा गुड मॉर्निंग, दीपांशु भी गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मेरे 2 स्टॉक्स है जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी वेल पोजीशंड है। पहला स्टॉक नेहा है महिंद्रा हॉलिडेज। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अनलॉकिंग हुई है और जिस प्रकार का ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट हो रहा है, हमको लग रहा है कि जो टूरिज्म और होटल कंपनीज है वो बहुत ही अच्छी करेंगी। इनफैक्ट नॉट ओनली फोर्थ क्वार्टर बट FY23 में हमको लग रहा है कि प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई लेता है तो इसमें अभी भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। करीबन 305 310 का टारगेट यहाँ पे बनेगा महिंद्रा हॉलिडेज में। और दूसरी कंपनी जो मीडिया स्पेस में है, प्रिंट और रेडियो में, उसका नाम जागरण प्रकाशन है। कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, करीबन 1900 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी के पास करीबन 800 करोड़ की कैश है। कंपनी के नतीजे भी दिसंबर क्वार्टर में काफी स्ट्रांग थे और हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 200 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट कमाएगी। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और जिस प्रकार के बिजनेस में है, हमको लग रहा है कि इकोनॉमी ओपन होती है तो मीडिया सेक्टर के लिए प्रिंट और रेडियो का जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे करीबन 9500 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी पोजीशंस बनाई जा सकती। ओके, पॉइंट टेकन। सुमित बगड़िया भी है हमारे साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो ग्लेनमार्क के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 468 के आसपास इसके अंदर सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। 478 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है और जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 455 रुपए से लेके 450 रुपए तक के लेवल ग्लेनमार्क के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लेनमार्क में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ग्लेनमार्क बेचिए। फर्स्ट सेल कॉल आती हुई दिख रही है आपके लिए आज सुबह की और वो है ग्लेनमार्क पर सेल। कुणाल जी से लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। कुणाल जी क्या करना है आज? सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। देखिए खरीदारी की राय है और खरीदना है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जिसके चार्ट पर बना है एक पैटर्न जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। ब्रेकआउट इसमें कल आता हुआ दिखा, मुझे लगता है कि आज भी तेजी बनी रहेगी। काफी करेक्टेड शेयर है, तो अगर मान लीजिए बाजार की गिरावट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुणाल जी माफ करिएगा, जुबिलेंट फूड वर्क आई थिंक आज ही है ना स्टॉक स्प्लिट के लिए एडजस्ट होने वाला है सर। 5:1 का इसका स्प्लिट है जिसके लिए आज एडजस्ट होगा और एफएनओ में भी आज इसका एडजस्टमेंट होने वाला है। तो आई थिंक लेवल्स आपको फिर चेंज करने पड़ेंगे कुणाल जी इसके। जी मैं देखिए दीपांशु कल तक के चार्ट के आधार पर लेवल्स दे रहा हूं, उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन स्ट्रक्चर चार्ट का बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इंटैक्ट स्ट्रक्चर है, शानदार चार्ट है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की मेरी राय है। मैं स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से दे रहा हूं और आप उसको उसके बाद एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर स्टॉप लॉस 2800 का रखना है और मुझे लगता है कि स्टॉक में 3000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 3000 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 600 का इसका नया टारगेट होगा। आज इसका एक्स डेट है, एडजस्टमेंट होने वाला है और उसके बाद आप इस पर रखें नजर। वायदा कारोबार में भी इसका एडजस्टमेंट होगा। लॉट साइज इसका बढ़ने वाला है। पुराना लॉट साइज 125 का था, अब नया लॉट साइज 625 का इसका होने वाला है। इस पर आपको रखनी है नजर। एक्चुअली जुबिलेंट फूड वैसे खबर में भी है और अविनाश जी प्राइस हाइक्स की लगातार स्पेस में खबरें आ ही रही हैं। आईपीएल सीजन है, यूजुअली इनकी डिलीवरीज के लिए अच्छा समय रहता है। जुबिलेंट फूड पर फंडामेंटल राय आपकी? इनफैक्ट पंचू इन्होंने अभी हाल ही में प्राइस इंक्रीज लिया है और जिस प्रकार का अभी वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है आईपीएल के सीजन में, हमको लग रहा है कि कंजम्पशन स्पेस में ये काफी वेल पोजीशनड है। इनफैक्ट अनलॉकिंग के बाद जो डाइन आउट फैसिलिटी थी वहां पे भी अनुमान है कि वहां पे भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आज तो स्प्लिट का भी डिसीजन आने वाला है।
तो मेरी राय में आई थिंक निवेशकों को थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट के बाद शायद थोड़ा मौका और मिले, और ये डेफिनेटली लिक्विडिटी भी काउंटर में और बढ़ाएगी। तो आई वुड बिलीव जिनके पास है वो होल्ड करे, और फ्रेश खरीदारी स्प्लिट का डिसीजन एक बार इंप्लीमेंट होता है उसके बाद आई थिंक यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। ओके तो एक बार स्टॉक प्राइस को एडजस्ट होने दीजिए और फिर यहाँ पर ले सकते हैं, बट टेक्निकली फंडामेंटली अच्छे ही मोमेंटम में है जुबिलेंट फूडवर्क्स। इस काउंटर पर आपको रखनी है नजर और देखते हैं किस तरह का मूव इस पर आएगा। एक माइंडट्री पर राय ले ली जाए और अविनाश जी से फंडामेंटल व्यू भी लेंगे, बट माइंडट्री किरण जी कैसे देख रहे हैं चार्ट्स इसके? आज नतीजों पर रिएक्ट करेगा? नतीजे तो इनके ठीक ठाक थे, बट जैसे कल आईटी की बिकवाली थी, माइंडट्री पर भी हमने दबाव बनते हुए देखा था। क्या राय है चार्ट्स पर सर? दीप अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी है 4500 से 3800, और कल जो कैंडलस्टिक बनी है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है, नीचे से बहुत बड़ी विक देखने को मिल रही है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिमांड देखने को मिल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको 3900 के स्टॉप लॉस के साथ बाय पोजीशन लेनी चाहिए, और 1 से 2 दिनों में 4100 का मेरा पहला टारगेट रहेगा जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। अगर 4100 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो मेरा मानना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बनता नजर आएगा, जिसके चलते हम 4250 4300 के लेवल्स भी आते दिनों में देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं जहां पे आपको एक्यूमुलेट करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि हम आईटी स्पेस की बात करें और लगातार ये सुर्खियों में है, जैसे कि दीप ने भी मेंशन किया कि हमने काफी ज्यादा प्रेशर भी बनते हुए देखा। अविनाश जी मैं आपसे चेक लेना चाहूंगी, कल ये जो खबरें निकल कर आई थी माइंडट्री एलटीआई के मर्जर का, दोनों कंपनियों ने यहाँ पर खंडन किया है, मैं दोनों पर आपका चेक इस पे लेना चाहूंगी, क्या व्यू बन रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे कल माइंडट्री के जो नतीजे आ गए वो काफी अच्छे थे। इनफैक्ट अगर हम इनको टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली काफी अच्छे थे। इनफैक्ट यहाँ पे कमेंट्री तो अच्छी थी, बट ओवरऑल मार्जिन्स में और ओवरऑल जो डॉलर गाइडेंस की बात है वहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाला जो साल रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। एल&टी इन्फोटेक भी हमको लग रहा है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, आज नंबर्स आने वाले हैं, और यहाँ पे भी जिस प्रकार की इनकी एक्सपोजर बैंकिंग एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन मीडिया में है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर विंस और मार्जिन्स डेफिनेटली अच्छे बढ़ने की उम्मीद है। रही बात मर्जर की नेहा, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी के मर्जर के बाद बहुत सारे ऐसे कंपनीज इन्वेस्टर्स देख रहे हैं जहां पे ऐसा मर्जर होके एक सिनर्जी हो, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो। तो ये अभी कहना मुश्किल है, बट यस लॉजिकली अगर एलटीआई और माइंडट्री मर्ज होता है तो इसमें डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। बट ये अभी भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो मेरे ख्याल से तब तक मेरे ख्याल से ये डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट अपनी बोर्ड मीटिंग में फाइनली क्या कहता है। ओके, एलटीआई के अलावा एसीसी के नंबर्स भी आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। कल स्टॉक तकरीबन 2.5% की कमजोरी लेकर 2150 के नीचे बंद हुआ है। राकेश जी मैं आपसे एक चार्ट पर चेक लेना चाहूंगी, कोई मौके आप इसमें देख रहे हैं नतीजों से पहले? देखिए नया यहाँ पर अगर हम देखें तो 2140-45, आप एसीसी की बात कर रहे हैं ना नया? देखिए नया एसीसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे में 2140 के अराउंड ये एक अहम सपोर्ट है, 2140 एक सपोर्ट है। ये लेवल्स टूटेंगे तब एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, और अगर 2140 के लेवल्स टूटते हैं तब भी नीचे में सपोर्ट्स हैं। तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेवल्स टूट जाए। यहाँ एक बड़ा लेवल आता है 2130 का, ये लेवल टूटे तभी बिकवाली करनी चाहिए, एल्स जिनके पास है बने रहना चाहिए। और ऊपर में 2178, 2180 ये एक अहम ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये लेवल ऊपर में क्रैक हो तब खरीदारी की राय होगी। तो 2180 ऊपर का लेवल है, 2130 नीचे का लेवल है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए एसीसी। कल ये भी दबाव में आते हुए दिखा था। ऑफ कोर्स होलसेम की खबरें भी चल रही हैं, एसीसी अंबुजा में वो अपना हिस्सा बेच सकती हैं, कंप्लीट एग्जिट कर सकती हैं। इस लिहाज से भी इस काउंटर पर रखनी है नजर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिमी जी इस पर जरा राय दें। 26 तारीख को नतीजों और डिविडेंड पर तो बोर्ड बैठक है ही, बट साथ ही बोनस शेयर भी ये जारी कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट पर कैसा दिखता है सिमी जी? थोड़ा बहुत कल और परसों का सेशन में जो भी करेक्शन बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला था, इसका इफेक्ट इसमें भी है, पर ये स्टॉक ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि इसमें
लोअर लेवल्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 1340-1350 के आसपास सपोर्ट है। सपोर्ट होल्ड करेगा दीपांशु, तो मुझे लगता है कि इसमें वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी और एक नया हाई बनाने के लिए ये स्टॉक तैयार हो जाएगा। 1500 का टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, 1340-1350 का सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड करता है तो ज़रूर खरीदना चाहिए और ऊपर में 1500 का टारगेट मिनिमम शॉर्ट टर्म में रखना चाहिए। तो 1500 के टारगेट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपको रखनी है नजर रखनी है। कुछ और काउंटर्स जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, वरॉक इंजीनियरिंग, इस पर एक चार्ट चेक भी लेंगे कुणाल जी के साथ, पर उससे पहले अविनाश जी, कैसे समझना है सर खबर को? ग्लोबल लाइटिंग कारोबार ये बेच सकती हैं, ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। लगभग 65 करोड़ डॉलर के ईवी पर इस कारोबार को बेचा जा सकता है और फिर कर्ज भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे समझे सर इस डेवलपमेंट को वरॉक के लिए? डेफिनेटली इनफैक्ट दीपांशु इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन जो ग्लोबल लाइटिंग बिजनेस है वो काफी सिग्निफिकेंट है वैरॉक के लिए। काफी बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स वैरॉक के हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये बिजनेस बिकता है तो आने वाले दिनों में ये बेसिकली कर्जा रिपे करने के बाद कौन से बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट बैलेंस शीट तो ठीक ठाक होगी, जैसे मार्केट रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरा कर्जा बैलेंस शीट से निकल जाएगा, कंपनी डेट फ्री बनेगी। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो आगे का रोड मैप रहेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस जिस प्रकार की वैल्यूएशन अभी बात हो रही है, इसमें ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है। हालांकि न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है। न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा वरॉक इंजीनियरिंग। कुणाल जी, चार्ट पर क्या देखना है? आई थिंक बाजार को शायद टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड ऐसा पता चल गया था कि ऐसी डील की बातचीत चल रही है, क्योंकि एंड में एक बड़ा स्पाइक आया था, पूरे दिन तो सुस्त रहा था। क्या राय है वरॉक के चार्ट पर? देखिए, कुल मिलाकर देखें दीपांशु, तो बहुत अरसे से वेरॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए अब इस खबर के आ जाने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड बन जाए और ये स्टॉक 440-445 के लेवल्स छू ले, लेकिन उन स्तरों पर काफी बड़ा बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में देखिए कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं है, ऊपरी स्तरों पर इस स्टॉक पे से एग्जिट करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर आपने नीचे लिया हुआ है, मुनाफे में है, तो 440 के आसपास प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से बाहर होने की मेरी राय। ओके, तो 440 पर प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए। आने दीजिए खबर को, खबर से पहले थोड़ा एक्शन इसमें जरूर शुरू हो गया है। वरॉक इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग काउंटर है, देखते हैं कितनी सच है ये खबर और क्या एक्चुअली अपने लाइटिंग कारोबार से एग्जिट कर रहे हैं। आइनियोस टायरोल्यूशन, अविनाश जी, ओएफएस लॉन्च किया है, प्रमोटर 14.5% हिस्सेदारी बेच रहा है, 75% हिस्सेदारी है, तो स्कोप है उनके पास 9.6% का ग्रीन शो ऑप्शन भी है इसमें। क्या राय है आइनियोस टायरोल्यूशन पर सर, और भाग लेना चाहिए ओएफएस में? 1072 का क्लोज था, 800 का फ्लोर प्राइस लगा है। मुझे लग रहा है कि दीपांशु, पहली बात तो एक बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि इतने निचले भाव पे ये अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, और दूसरी बात काफी बड़ा का इक्विटी स्टेक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टेक डाइल्यूशन होगा, इससे डेफिनेटली स्टॉक में आपको एक नेगेटिव रुझान शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखते हैं, उनको ये एक वीकनेस का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि एबीएस को लेकर सिर्फ इंडिया में 2 कंपनियां हैं, एक तो इनियोस और दूसरी बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसमें मोरलेस दोनों कंपनीज के इक्वल मार्केट शेयर्स है। मार्केट अच्छी तरह से बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादातर ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में यूज होता है। तो डेफिनेटली इस डाइल्यूशन का रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा लेना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो अविनाश जी की राय यही है कि आप इस ओएफएस में हिस्सा ले सकते हैं। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। वागले सर, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे आपकी। दीपांशु गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे चंबल फर्टिलाइजर्स है, 507 का बंद है, 501 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है 520-522 तक ये स्टॉक आज और कल में जा सकता है। 520-522 के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर पर करें खरीदारी। कल हमने देखा पूरा फर्टिलाइजर पैक स्पेशली सेकंड हाफ में काफ़ी बढ़िया एक्शन आपको दिखाते हुए गया है, और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, आरसीएफ जैसे काउंटर्स, एनएफएल अच्छी मूव दिखा रहा था। जुआरी एग्रो कल किरण जी ने रेकमेंड किया है, मद्रास फर्टिलाइजर सुमित जी के रेडार पर था। तो पूरा फर्टिलाइजर पैक कल एक्शन में आते हुए दिखा है। भसीन साहब भी पीआई इंडस्ट्रीज बात करके देते, और किरण जी और राकेश जी, कुणाल जी दोनों ने ही चंबल पर कल भी राय दी थी। अविनाश जी, वापस फर्टिलाइजर स्पेस में एक्शन आ गए, कल सारे काउंटर्स डेज हाई पर क्लोज हुए। सर, हमारी भी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कि जल्दी फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर बड़े आवंटन की घोषणा आ सकती है। मॉनसून भी सर इस साल अच्छा ही रहेगा। कोई फर्टिलाइजर शेयर जो आप खरीदना चाहेंगे?
इनफैक्ट दीपांशु, आई थिंक फर्टिलाइजर स्पेस बजिंग इसलिए भी रहेगा क्योंकि सब्सिडी तो मिलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल जो एग्री ग्रेन का मसला है ग्लोबली अभी इंडिया काफी मात्रा में फूड ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट करेगी। आई मीन इनपुट्स भी काफी डिमांड में रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आरसीएफ, कोरोमंडल और जीएनएफसी, ये 2-3 ऐसे विकल्प है जो हमको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो जिनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का निवेश करना है, अगर आज के बाजार में अगर थोड़े मौके मिलते हैं, बाजार थोड़ा सा वीक ओपन होता है, तो आपको डेफिनेटली इन शेयर्स में खरीदना चाहिए। ओके, तो अगर आपको कमजोरी मिले तो वापस खरीदारी करें। आने वाला समय काफी एक्साइटिंग रह सकता है पूरे फर्टिलाइजर पैक्ट के लिए। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड की हेडलाइंस के साथ।